ओके, तो इस वीडियो में हम लोग एक क्विक जावा का रिवीजन करेंगे जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। बाद बाकी जावा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे और इनमें से हर एक क्वेश्चंस को भी इन डेप्थ में देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो इन जनरल भी बना लिया जाएगा, पर अभी इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा। ठीक, तो जावा के जो मेन फीचर्स हैं उसमें आता है पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा का कोड हम एक बार लिखते हैं और फिर वो जो कोड है उसको हम हर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, वेदर वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म। तो हम उन सभी पर जावा को रन कर सकते हैं। हमें बार बार जावा कोड हर एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं लिखना पड़ता है। ठीक, बिना किसी भी लाइन को चेंज किए हुए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जावा का। इसके लिए बेसिकली हम JVM का यूज़ करते हैं। तो JVM के बारे में अगर इनकेस डिस्कस करेंगे आगे तो इन डेप्थ में देख लेंगे उसको। दूसरा मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा ओप्स के प्रिंसिपल पर बना हुआ एक लैंग्वेज है, तो ऑब्वियस है हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है रोबस्ट एंड सिक्योर। तो जावा काफ़ी ज़्यादा एक रोबस्ट और सिक्योर लैंग्वेज है। क्योंकि एक तो इसके अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक, वो बहुत हद तक गार्बेज कलेक्शन के भी कारण बढ़िया हो जाता है। दूसरा है कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छा होता है, तो जिससे हमारा प्रोग्राम आउट ऑफ सडन बंद नहीं होता है। बहुत सारे जो एज केसेस होता है हम वो ऑलरेडी हैंडल कर लेते हैं कि इन केस अगर वैसा कुछ आता है तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश ना हो। फिर से जो C++ में एक मेन इशू था पॉइंटर वगैरह का, तो वो सब जावा इनहेरिट नहीं किया। जो प्रॉब्लमैटिक फीचर्स था वो सब जावा बेसिकली कैरी ऑन नहीं किया है। फिर जो फोर्थ मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है जावा का वो है मल्टी थ्रेडेड। तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो मल्टी थ्रेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट इसके पास बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जिसके कारण जावा आउट ऑफ द बॉक्स मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। ठीक, तो किसी भी टास्क को अगर हमको कॉन्करेंटली परफॉर्म करना है तो वो हम कर सकते हैं। ओवरऑल इससे मल्टी थ्रेडिंग के कारण हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट हमारा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो जावा में हमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मिलता है जो कि C और C++ जैसे लैंग्वेजेस में नहीं था, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 या 6 के अराउंड। तो उस टाइम मेनली मार्केट में C और C++ लैंग्वेजेस थे और उनके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा सीन होता था। ठीक, तो जावा गार्बेज कलेक्शन के फीचर को इंट्रोड्यूस किया था जो कि मैजिक से कम नहीं था, और ये जो भी मेमोरी मैनेजमेंट का झंझट था वो सब ऑटोमेटिकली ये हैंडल कर रहा था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल हमारा एप्लीकेशन बिल्डिंग में, जो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के प्रोसेस में टाइम काफ़ी सारा बचने लगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि JDK, JRE और JVM में डिफरेंस क्या है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। पहला दिया हुआ है कि JDK stands for Java Development Kit. It includes JRE plus development tools like compiler and debugger। तो बोला जा रहा है कि इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है एक एक करके हम समझते हैं। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या है, तो नाम से ही पता चला है कि एक किट है। तो जावा JDK के अंदर हम JRE एक तो रहता है। ठीक, JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ हमें और भी डेवलपमेंट टूल्स इसके अंदर मिलता है जो हमारा JDK है। ठीक, तो जैसे कि एक तो हमारा कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया। तो इन सभी के कारण क्या होता है कि जो ओवरऑल हमें जावा एप्लीकेशन बनाना होता है तो उसके लिए जितने भी टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमें सिंगल एक JDK के अंदर ही मिल जाता है। ठीक,
फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा JRE कैसे डिफरेंट है, तो JRE के बारे में बता रहा है कि JRE बेसिकली स्टैंड करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए। तो JRE इंक्लूड्स JVM प्लस लाइब्रेरीज टू रन जावा एप्लीकेशन। तो बोला जा रहा है कि JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर एक तो हमें JVM मिलता है, जावा वर्चुअल मशीन, और इसके अलावा JRE यानी हमारे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हमको मिलती हैं जो कि जावा एप्लीकेशंस को चलाने के लिए नेसेसरी होता है। जो भी जैसे इनपुट आउटपुट का हो गया, ऐसे रिलेटेड हो गया, हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ ऑलरेडी हमारे इसमें प्रेजेंट होता है JRE के अंदर। वैसा हमें कोई एक्सप्लिसिट लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट नहीं करना होता है बेसिक डेवलपमेंट के लिए। फिर तीसरा है JVM कैसे डिफरेंट है, तो JVM बेसिकली स्टैंड करता है जावा वर्चुअल मशीन के लिए, विच कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन। तो JVM बेसिकली क्या काम करता है कि जो हमारा बाइट कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो JVM ही बेसिकली जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो जिस भी मशीन पे JVM इंस्टॉल्ड होता है रहता है, तो जो भी जावा का बाइट कोड है, यानी जो जावा कोड हम लोग लिखते हैं डॉट जावा वाले फाइल के अंदर, तो उसको कन्वर्ट करके एक हमको कंपाइल्ड बाइट कोड मिल जाता है डॉट क्लास करके। तो वो यूनिवर्सल होता है। उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं जहाँ पे JVM है, तो JVM क्या काम करता है, उस बाइट कोड को पढ़ता है आराम से, और उसको फिर जो भी जिस सिस्टम पे वो काम कर रहा है JVM, जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग उसको मशीन कोड में वो कन्वर्ट करेगा, लिनक्स पे तो उसके हिसाब से कर देगा, जो भी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म है तो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है हाउ डज जावा अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करता है। आंसर दिया हुआ है कि जावा's प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा कोड इज़ कंपाइल्ड इनटू अ बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। तो बोला जा रहा है कि जावा का जो कोड है उसको कंपाइल किया जाता है कि यूनिवर्सल बाइट कोड में, जो कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। और ये हमें डॉट क्लास फाइल में मिलता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि JVM ट्रांसलेट्स बाइट कोड इनटू अ नेटिव मशीन कोड फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट्स। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि जो मेन USP है जावा का, जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, वो है इसका JVM जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या काम करता है, ये जो यूनिवर्सल बाइट कोड है इसको ये ट्रांसलेट करता है। इसको ट्रांसलेट करके जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में है उसके हिसाब से वो उसके नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ये जो हमारा यूनिवर्सल बाइट कोड है। तो इस तरीके से बेसिकली जावा एक जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है इसको अचीव करता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर रैपर क्लासेस इन जावा। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि रैपर क्लासेस क्या होता है। तो आंसर है रैपर क्लासेस इन जावा basically it converts primitive data types like integer, double and etc into objects like integer, double and etc। तो बोला जा रहा है कि जो रैपर क्लासेस हैं, रैपर क्लासेस जावा में बेसिकली नाम से ही पता चला है कि रैप कर रहे हैं। तो किस चीज़ को रैप कर रहे हैं, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, डबल वगैरह या फिर जो कैरेक्टर वगैरह होता है, तो इसको अब ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको जो कि हम बोलेंगे एकदम ही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसको बनाने के लिए किसी और चीज़ का हेल्प नहीं, मतलब ये सबसे छोटे एंटिटीज़ होते हैं। जो बड़े बड़े चीज़ हो गए जैसे क्लासेस वगैरह हो गया, इंटरफेसेस या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। पर ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स में आते हैं। पर इनका मेन इशू क्या होता है कि इनको हम जावा कलेक्शन का जो लाइब्रेरी है उनके साथ नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो उस कारण से हमें वो एक काफ़ी मेजर इशू क्रिएट करता है हमारे लिए ओवरऑल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। क्योंकि ये शायद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यूज़ फॉर कलेक्शन सिंक्रोनाइजेशन एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। तो
जो भी ये रैपर क्लासेस होते हैं, ये जो कैपिटल इंटीजर लिखा हुआ है, डबल लिखा हुआ है, तो इनके अंदर बेसिकली होता यही है, जैसे इंटीजर के अंदर इंटीजर ही वैल्यू होगा, बट इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे ये नल को रख सकता है, और भी बहुत सारे मेथड्स वगैरह भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इसके अंदर। रैपर क्लासेस को यूज़ करने से क्या होता है कि हम इनको क्लासेस में यूज़ कर पाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ कर पाते हैं, और बहुत सारे जेनरिक प्रोग्रामिंग में भी हम लोग इनका यूज़ किया जाता है रैपर क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड इन जावा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डबल इक्वल्स टू और इक्वल मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होता है जावा के अंदर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावा कंपेयर्स मेमोरी एड्रेस रेफरेंस कंपैरिजन। तो बोला जा रहा है कि जावा के अंदर जब भी हम दो वेरिएबल या फिर दो भी किसी भी इंटिटी को डबल इक्वल्स के थ्रू कंपेयर करते हैं, तो जो कंपैरिजन होता है दोनों वेरिएबल के एड्रेस का होता है, कि क्या जो वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है। इनकेस सेम है तो फिर हमें ट्रू मिल जाता है। बट ये जो इक्वल्स मेथड है ये कंपेयर करता है एक्चुअल कंटेंट को, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है जैसे x, तो x के अंदर क्या वैल्यू रखा हुआ है, और दूसरा हमारा वेरिएबल है y, तो y के अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है, जैसे यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग। तो इक्वल्स मेथड को हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कंपेयर करने के लिए। हमारा 6th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो तीन चीज़ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बेसिकली इम्यूटेबल होता है, क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑन मॉडिफिकेशन। तो स्ट्रिंग जब भी हम किसी भी वेरिएबल का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग देते हैं, तो पहला बात वो जो वेरिएबल है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक, और जब भी हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तब ये हमें एक न्यू स्ट्रिंग ही देता है ओवरऑल, या फिर न्यू ऑब्जेक्ट देता है। जो भी है इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे आगे। फिर दूसरा पॉइंट है स्ट्रिंग बफर। तो ये बेसिकली म्यूटेबल होता है, थ्रेड सेफ होता है और सिंक्रोनाइज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग बफर के, उसका डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग बफर होता है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ठीक, सेम मेमोरी ही वो यूज़ करता है। प्लस ये थ्रेड सेफ भी होता है, इनकेस अगर मल्टीपल थ्रेड अगर कोशिश करता है, एक स्ट्रिंग है नेम, ठीक, और वो उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग बफर, और वो जो नेम है वो स्टोर कर रहा है नाम राहुल को, और मल्टीपल थ्रेड्स कोशिश कर एक टाइम पे आया और सोच रहा है कि उसके वैल्यू को चेंज कर दें, तो स्ट्रिंग बफर सबसे पहले तो लॉक लगाएगा और एक एक करके ही थ्रेड को अलाउ करेगा जो भी मॉडिफिकेशन है उसको करने के लिए। फिर स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, तो स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली है कि म्यूटेबल है, दूसरा फास्टर है बट नॉट थ्रेड सेफ। तो स्ट्रिंग बिल्डर बोला जा रहा है कि ये भी म्यूटेबल है, इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि हम एक और वैल्यू को असाइन कर दिए तो उसके बाद चेंजेस करेंगे तो ये न्यू एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करना शुरू कर देगा। इसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, अगर किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइप है तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है, बट ये मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर इन जावा एंड हाउ डू दे वर्क। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेस मॉडिफायर इन जावा 4 तरीके के होते हैं। एक तो प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट क्या है, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। तो बोला जा रहा है किसी भी क्लास के अंदर अगर हम किसी भी फील्ड या मेथड का जो टाइप है, जो एक्सेस स्पेसिफायर है, वो अगर हम प्राइवेट सेट करते हैं
तो उसको हम लोग सिर्फ उसी क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि दूसरा कोई क्लास है, चाइल्ड क्लास हो गया, तो उसे अगर हम एक्सेस करने का इस फील्ड ऐसे फील्ड या फिर ऐसे मेथड को अगर हम एक्सेस करने का कोशिश करें जिनका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, तो हम वो कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो वही ये बता रहा है कि विद इन द सेम क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डिफ़ॉल्ट, तो एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज। तो बोला जा रहा है कि कोई भी एक पैकेज है, जैसे मान लो कंट्रोलर हो गया या फिर रिपोजिटरी हो गया या फिर सर्विसेज हो गया, तो कोई भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है, कोई भी एक फील्ड या फिर मेथड है किसी भी क्लास के अंदर, तो उन फील्ड्स उस क्लास के उस फील्ड और मेथड को हम विद इन द सेम पैकेज जितने भी क्लासेस हैं उनके हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, पर दूसरे किसी पैकेज से हम लोग उन फील्ड्स और मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर तीसरा है हमारा प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड बेसिकली एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास। तो बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टेड जो भी फील्ड्स और मेथड्स हैं उनको हम सिर्फ सब क्लास और ऐसे सब क्लासेस जो विद इन द सेम पैकेज हैं सिर्फ उन्हीं से हम एक्सेस कर सकते हैं। शायद ऐसा ही है सेम पैकेज का मतलब। फिर है पब्लिक एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी फील्ड या फिर मेथड जिनका डेटा टाइप अगर पब्लिक सेट है तो वैसे फील्ड्स और मेथड्स को हम लोग पूरे एप्लीकेशन में किसी भी पैकेज में किसी भी क्लास से उन फील्ड्स और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज इन जावा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो 3 कीवर्ड्स होते हैं, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखने से तो एक जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। पहला है फाइनल का। तो फाइनल के बारे में बता रहा है कि यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ओके, मेथड्स कैनॉट बी ओवररिडन एंड क्लासेस कैनॉट बी इनहेरिटेड। तो बोला जा रहा है कि ये जो फाइनल कीवर्ड है इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, मेथड्स और क्लासेस के साथ। अगर वेरिएबल्स के साथ अगर हम फाइनल को यूज़ कर लिए तो वो फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि उन वेरिएबल में जो भी हम लोग वैल्यू एक बार स्टार्टिंग में डाल दिए, जैसे x इक्वल्स टू हो गया, हम डाल दिए 10 और वो वेरिएबल को हम फाइनल बना दिए, तो फिर बाद में अगर हम कोशिश करते हैं x इक्वल्स टू 12 या फिर 13 बनाने का, तो वो हम नहीं करेंगे। वो फिर हमको कंपाइलर एरर देगा कि आप फाइनल एक ऐसे फील्ड के वैल्यू को चेंज कर रहे हो जिसको आपने फाइनल बनाया है। ठीक, सिमिलरली किसी भी मेथड को अगर हम लोग फाइनल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी एक पेरेंट क्लास है अगर उसके अंदर जो मेथड है उसको अगर हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका चाइल्ड क्लास अगर कोशिश करेगा कि जो पेरेंट क्लास के अंदर अगर एक मेथड है रन और उसको चाइल्ड क्लास भी इम्प्लीमेंट करता है ओवरराइड करने के लिए, तो फिर वहाँ पर भी हमको कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो फाइनल मेथड को, पेरेंट क्लास के फाइनल मेथड को। फिर है थर्ड अपना क्लास के भी साथ हम लोग फाइनल यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम क्लास के साथ फाइनल यूज़ करते हैं तो उस क्लास को अगर हम किसी और चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में ये कंपाइलर हमको एरर देगा कि आप एक फाइनल क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं होता है। तो ये था मेन फाइनल कीवर्ड के बारे में कि फाइनल कीवर्ड बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस डालता है वेरिएबल, मेथड्स और क्लासेस के ऊपर। फाइनली जो कीवर्ड है, सो अ ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग डैट ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो बोला जा रहा है कि फाइनली बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं, तो उसके साथ साथ हम फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब फाइनली लास्ट में हम लिखते हैं, तो फाइनली जब भी हम लिखते हैं तो ये जो फाइनली का ब्लॉक होता है इसके अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। अगर हमारा कोड करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, तो ट्राई वाला एग्जीक्यूट होता है।
इन केस अगर कुछ एरर आ गया तो फिर वो जो एरर को पकड़ के हम कैच में से एरर को थ्रो करते हैं, पर ट्राई हो गया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, और अगर एक्सेप्शन आ गया तो भी हमारा फाइनली के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो मेनली इसके अंदर हम लोग कोई भी रिसोर्सेज जो हम ओपन किए हैं तो उसको क्लोज़ करते हैं, नहीं तो होता क्या है कि वो इसके अंदर हमारा हीप मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ रहता है और धीरे धीरे हमारा हीप मेमोरी मतलब जो हमारा रैम है पूरा भर जाता है, और एप्लीकेशन को फिर सांस लेने का भी जगह नहीं मिलता, तो हमारा पूरा एप्लीकेशन ही ये होता है क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। उसमें गार्बेज कलेक्शन वगैरह का भी बहुत सारा सीन आता है। फिर जो थर्ड हमारा है फाइनलाइज, तो फाइनलाइज इज बेसिकली कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर बिफोर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। तो बोला जा रहा है कि हम लोग अपने किसी भी क्लास के अंदर फाइनलाइज मेथड को भी बना सकते हैं। फाइनलाइज मेथड क्या होता है कि गार्बेज कलेक्टर जब भी एग्जीक्यूट होता है तो ये डेटा को कलेक्ट करने से पहले मतलब इस फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देता है। तो फाइनलाइज मेथड में क्या है कि कोई भी हमारा क्लास है, तो अगर हम चाहते हैं कि उससे अगर जब मेमोरी रिट्रीव करें गार्बेज कलेक्टर, तो हम चाहते हैं कि ये भी 5-6 ऐसे चीज़ें इसके भी ऑब्जेक्ट वो कलेक्ट कर ले, या फिर ये सारे भी टास्क हमारे उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। फाइनल कीवर्ड बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस डालता है वेरिएबल, मेथड और क्लासेस पर। फाइनली बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। जो भी कोड है इसके अंदर वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो उसी के लिए फाइनलाइज बेसिकली गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है, ताकि कोई भी अगर लॉजिक है जिसको ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता है बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन, तो वो कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि व्हाट आर जावा एनोटेशंस एंड व्हाई आर दे यूज्ड। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा एनोटेशंस क्या होता है और उनको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक, तो आंसर दिया हुआ है कि जावा एनोटेशन एंड यूज़, सो प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट कोड, फॉर एग्जांपल ओवरराइड एंड डिक्रिप्टेड। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम एनोटेशंस को यूज़ करते हैं जावा के अंदर, तो ये जो एनोटेशंस है ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कंपाइलर को। ठीक, मेटा डेटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरराइड लगा देते हैं किसी भी चाइल्ड क्लास के मेथड के ऊपर, तो कंपाइलर हमको एरर थ्रो करेगा कि ये जो मेथड है ये किसी एक पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करना चाहिए, पर ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता है पेरेंट क्लास के अंदर। तो ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है। मेटा डेटा मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है कंपाइलर को, जैसे कंपाइलर हम लोग को इन्फॉर्म करता है कि वेदर हमारा कोड प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं। फिर उसी तरीके से जो डेप्रिकेटेड एनोटेशन है, तो इससे भी क्या होता है कि कंपाइलर हमको एरर थ्रो करता है कि भाई देख, जो भी तुम APIs वगैरह यूज़ किए हो तो इसमें बहुत सारा जो कोड है वो डेप्रिकेटेड है, तो इसको मत यूज़ करो। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि यूज फॉर कंपाइलेशन चेक, रन टाइम प्रोसेसिंग एंड फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद एनोटेशंस का और भी बहुत सारा यूसेज होता है, जैसा अभी हम लोग देखें कि कंपाइलर चेक टाइम भी एनोटेशंस को यूज़ किया जाता है। दूसरा है रन टाइम प्रोसेसिंग, तो रन टाइम पे भी आई गेस शायद बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम लोग एनोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं अभी। फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग बूट में तो खैर बहुत ज़्यादा एनोटेशंस को यूज़ किया जाता है, जैसे सर्विसेज हो गया, रिपोजिटरी हो गया, कंट्रोलर हो गया, ऑटो ऐड हो गया। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनोटेशंस का। फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हाउ डज जावा हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट, हीप वर्सेस स्टैक मेमोरी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है और हीप और स्टैक मेमोरी में क्या डिफरेंस है, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मेमोरी मैनेजमेंट दैट इज़ हीप वर्सेस स्टैक। हीप मेमोरी स्टोर्स ऑब्जेक्ट मैनेज्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। तो बोला जा रहा है कि देखो, एक तो दो तरीके का मेमोरी होता है, एक हीप मेमोरी हो गया, दूसरा हमारा स्टैक मेमोरी हो गया।
ठीक। तो हीप मेमोरी के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर जब हमारा प्रोग्राम जब रनिंग कंडीशन में होता है और कोई यूज़र है, कोई रिक्वेस्ट किया कि हमको ये 5 स्टूडेंट का डेटा लाओ, तो 5 स्टूडेंट का डेटा लाने के लिए वो क्या काम करेगा कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ये जाएगा कहाँ, तो ये रैम में जाता है, रैम के हीप मेमोरी में। ठीक। और जहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स को गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है। दूसरा है कि स्टैक मेमोरी भी होता है। तो स्टैक मेमोरी क्या करता है, स्टोर्स मेथड कॉल लाइक मेथड कॉल लोकल वेरिएबल एंड फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बोला है कि एक स्टैक मेमोरी भी होता है। तो स्टैक मेमोरी को क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग हीप मेमोरी को तो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए, तो स्टैक मेमोरी को हम लोग यूज़ करते हैं मेथड कॉल करने के लिए। जब भी हम लोग मेथड्स को कॉल करते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट रन, तो अब वो रन किसी और मेथड को कॉल कर रहा है, फिर वो मेथड किसी और को कॉल कर रहा है। तो ये जितने भी मेथड का स्टैक है, ठीक, तो इसको स्टोर करता है। फिर हर मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल हैं उनका वैल्यू स्टार्टिंग में 5 था, फिर 7, 8, 9, 10 हो गया। तो ये जो चेंजेस भी होते हैं वेरिएबल, किसी भी मेथड के वेरिएबल के अंदर, तो जो लोकल वेरिएबल है उसको भी स्टोर करता है स्टैक मेमोरी ही। फिर ये जो है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि अगर हमारा एक मेथड है रन, ठीक, अब वो 10 मेथड को साथ में कॉल कर लिया, तो अब सबसे पहले आया तो था रन, लेकिन जाएगा सबसे पहले कौन, जो सबसे लास्ट में मेथड आया था, तो वो पहले जाएगा, फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आएगा जो सबसे पेरेंट कॉलिंग मेथड था वो। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं, हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इसमें से।